गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर आपके फिजिकल केमिस्ट्री में एक टॉपिक है, आपकी यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की दो यूनिट है, विद्युत रसायन की हमारी दो यूनिट है, 4th यूनिट और 5th यूनिट। तो हम देखते हैं, देखिए हम बात करेंगे विद्युत रसायन। सबसे पहले हम आते हैं विद्युत रसायन की डेफिनेशन पर, इसकी परिभाषा पर कि क्या मतलब है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, विद्युत रसायन का। तो देखिए यहाँ हम दो टाइप की एनर्जी का स्टडी करते हैं, यहाँ हम दो प्रकार की ऊर्जाओं का अध्ययन करेंगे, एक तो विद्युत ऊर्जा और दूसरी रासायनिक ऊर्जा। एक तो केमिकल एनर्जी और दूसरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन कौन सी एनर्जी? एक तो हम बात करते हैं विद्युत ऊर्जा और दूसरी रासायनिक ऊर्जा। हम बात करते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं विद्युत रसायन में, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा का आपस में अंतः परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। क्या कहेंगे हम कि क्या पढ़ते हैं इसके अंदर कि विद्युत ऊर्जा कैसे रासायनिक ऊर्जा में बदलती है और रासायनिक ऊर्जा किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा में बदलती है। बस इस चीज को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत रसायन। तो डेफिनेशन क्या देते हैं, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा का आपस में अंतः परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। अब बात करते हैं इसके बाद में कि कोई तो ऐसी चीज होगी जिससे विद्युत ऊर्जा हमारी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, कोई तो ऐसी चीज होती है, तो हम कहते हैं कि वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में एवं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, सेल कहलाती है। हम क्या कहेंगे कि सेल क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हमने बात की कि सेल क्या करेगा कि विद्युत को रासायनिक में या फिर रासायनिक को विद्युत में। इस आधार पर हम क्या पढ़ेंगे, सेल दो टाइप के पढ़ेंगे। इस आधार पे हम क्या पढ़ेंगे, सेल दो टाइप के पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटनीय सेल, क्या विद्युत अपघटनीय सेल, और एक हम क्या पढ़ते हैं विद्युत रासायनिक सेल। देखो अब हमने कहा था कि अभी हम बोल के हैं कि एक विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में बदलेगा और दूसरा क्या करेगा, रासायनिक को विद्युत में बदलेगा। तो हम देखते हैं कि जो हमारा विद्युत अपघटनीय सेल होता है, जो हमारा विद्युत अपघटनीय सेल होता है, ये क्या करता है, ये हम कहते हैं कि विद्युत ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है, रासायनिक ऊर्जा में। मतलब हम क्या कहेंगे कि हमारे को बाहर से कुछ विद्युत इलेक्ट्रिसिटी यहाँ देनी पड़ती है। हम क्या करते हैं इसमें कि बाहर से सेल से या बैटरी से हमारा जो भी परिपथ है उसको जोड़ते हैं। और यहाँ हम क्या कहेंगे कि रसायन में कुछ रासायनिक ऊर्जा हमारी किस में परिवर्तित होती है, विद्युत ऊर्जा में। यहाँ तो हम कहते हैं कि केमिकल्स में कोई रिएक्शन होती है, उसके कारण कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है। रसायनों में क्या, कोई अभिक्रिया के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा हम किस में परिवर्तित कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा में। वो ऊर्जा हम किस में परिवर्तित कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा में। तो दो प्रकार के सेल हैं, एक विद्युत अपघटनीय सेल और दूसरा विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघटनीय सेल में वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वह सेल
जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है। एवं वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ये हमारे हो गए सेल के प्रकार। किस आधार पर हैं दोनों प्रकार? अब हम देखते हैं एक एक सेल को। जैसे पहले हम देखेंगे विद्युत अपघटनीय सेल। पहले हम कौन सा देखेंगे? विद्युत अपघटनीय सेल। देखिए, हम कहते हैं कि एक बीकर है, हमारा क्या है? एक बीकर है। इसमें मैं क्या लेता हूं? 2 इलेक्ट्रोड है और इसको हम एक बैटरी से या सेल से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। इसको हम क्या करेंगे? एक बैटरी या सेल से जोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में मैं इसमें एक सॉल्यूशन भरता हूं, कोई भी विलयन भर लिया हमने। और विलयन कैसा है हमारा? विद्युत अपघट्य का। बात करेंगे विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। कुछ भी ले सकता हूं, कोई भी लवण, H2SO4 ले लिया, HCl ले लिया, NaCl ले लिया, कोई भी लवण ले सकते हो आप, अम्ल ले सकते हो, क्षार ले सकते हो, किसी भी प्रकार का हमारा कोई विलयन हमने भर लिया। लेकिन होना कैसा चाहिए कि ये आपस में क्या होने चाहिए? वियोजित होने चाहिए। अब बात करते हैं विद्युत अपघट्य, हमने इसमें भर लिया। अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही ये बैटरी का पॉजिटिव, सेल का ये कौन सा? धन सिरा, और ये कौन सा सिरा होता है? ऋण सिरा। ये बैटरी का धन सिरा और ये बैटरी का ऋण सिरा। अब मैं क्या कहूंगा कि यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए पॉजिटिव बाय नेगेटिव, पॉजिटिव, ऐसे आयन फैले हुए हैं। हम क्या कहेंगे कि ये जो, जैसे मान लीजिए HCl है, इसमें क्या भर रखा है मैंने? HCl भर रखा है। तो क्या क्या होंगे? H प्लस भी है, Cl माइनस भी है, H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस। जैसे ही मैं बैटरी ऑन करता हूं, जैसे ही हम क्या करेंगे? इस सेल को ऑन करेंगे। सेल को ऑन करते ही क्या होगा? इस ओर तो नेगेटिव और इस ओर पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे। जैसे बात करें कि यहां क्या जा रहे हैं? पॉजिटिव, पॉजिटिव इधर जाएंगे, नेगेटिव इधर जाएंगे, ये प्रोसेस होगी। अब देखो यहां हो रहा क्या है। अगर जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिया? HCl लिया, तो यहां पे कौन जा रहा है? Cl माइनस, इधर से Cl माइनस गया और यहां जाके इसने क्या बनाया? हाफ Cl2। या फिर आप ऐसे कहो कि सर हम ये नहीं लिखेंगे हाफ Cl2, तो मैं क्या कहूं कि 2 क्लोरीन के आयन जाते हैं और क्या बना देते हैं? Cl2। अब देखो यहां इसने क्या था? Cl माइनस, और यहां जाके क्या हो गया? तो इसने क्या किए? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। यहां हम क्या कर रहे हैं कि ये जो Cl माइनस है ये यहां जाएगा और किसमें परिवर्तित होता है? Cl2 में परिवर्तित होता है। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ये क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस क्रियाविधि में त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस प्रक्रम में त्यागे जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्यों? इस अभिक्रिया में हम क्या कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? त्याग रहे हैं। तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, उस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं? एनोड। जिस इलेक्ट्रोड का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे हम एनोड कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए दूसरे इलेक्ट्रोड की बात करते हैं कि इस पर क्या जा रहे हैं? नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो मैं क्या कहूंगा कि H प्लस क्या करेंगे? 2H प्लस लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और क्या बना लेते हैं? H2 गैस। दोनों क्या बना रहे हैं? H2 गैस। मतलब इस इलेक्ट्रोड पे तो Cl गैस, Cl2 गैस बाहर, क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है और इस पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। यहां क्या हो रहा है? कौन सी अभिक्रिया है ये? अपचयन। तो हम क्या कहेंगे कि वह इलेक्ट्रोड जिस पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, क्या कहलाता है? कैथोड।
वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन होता है कैथोड कहलाता है। ये तो हमारी एक प्रोसेस थी कि ये हमारा एक सेल था। इस सेल में सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि दो धातु के, अक्रिय धातु के हम इलेक्ट्रोड लेते हैं, जिन्हें हम क्या है एक बैटरी या सेल्स द्वारा जोड़ देते हैं और बीकर में हम विद्युत अपघट्य भरते हैं। अब मैं बात करूंगा इस विद्युत अपघट्य में आयन है H+ और Cl- कोई जरूरी नहीं है H+ और Cl- ही लें, आप कोई भी ले लें। जैसे NaCl लेओगे तो Na+ और Cl- होगा, H2SO4 लेओगे H+ और SO4- 2 होगा। इसी प्रकार किसी भी प्रकार का विद्युत अपघट्य इसमें भरा हो सकता है। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोड पर तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, और एक इलेक्ट्रोड पर अपचयन हुआ। तो हम कहते हैं जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है एनोड कहलाता है, एवं जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, एवं जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। अब देखिए यहां मैं बात करूं कि यहां क्या कह रहा हूं मैं, इस पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, इस पर क्या हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहां से ये क्या कर रहे हैं कि Cl- जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये ग्रहण कर रहा है। कोई दिक्कत। अब मैं कहता हूं कि ये चीजें हमने पढ़ी, तो अब जो फैराडे के नियम आते हैं, इसमें किसका नियम पढ़ेंगे हम, फैराडे के नियम पढ़ेंगे। तो फैराडे साहब ये बताते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी हमने दी, यहाँ पे हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत धारा प्रवाहित की T समय के लिए की, जो भी बात करेंगे आगे, तो मैं ये कहता हूं इस विद्युत धारा को प्रवाहित करने के कारण यहां से कितनी पदार्थ की मात्रा इस इलेक्ट्रोड पर या इस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है। समझ में आ रही है बात कि हमारे फैराडे साहब क्या बताते हैं कि हम क्या कहेंगे कि कोई भी विद्युत धारा हम विद्युत की मात्रा प्रवाहित करेंगे, प्रवाहित करने के कारण इलेक्ट्रोलाइट में से क्या होंगी, जो भी हम बात करें कि कोई भी पदार्थ एनोड पर भी आएगा और कोई पदार्थ कैथोड पर आएगा, तो उसकी कितनी मात्रा एनोड पर आएगी या कितनी मात्रा कैथोड पर आएगी, ये कौन बताते हैं, फैराडे नियम। तो देखेंगे फैराडे नियम क्या है, फैराडे साहब क्या कहते हैं। देखो फैराडे की बात करते हैं हम फैराडे नियम के अनुसार। तो पहला फैराडे नियम क्या कहता है, फैराडे का प्रथम नियम है, ये मतलब प्रथम और द्वितीय दोनों सेम टू सेम है, बस प्रथम समझ में आ जाए उसके बाद में द्वितीय भी है, सेम टू सेम है, इसी में से हम प्रथम में से ही उनका द्वितीय नियम बना देंगे। तो फैराडे साहब क्या कहते हैं कि जो हम कहेंगे, फैराडे साहब कहते हैं कि Q आवेश या हम कहें विद्युत की मात्रा जितनी प्रवाहित हो रही है वो किसके, उस पर निक्षेपित इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित द्रव्यमान के समानुपाती होती है। हम कहते हैं फैराडे नियम के अनुसार, फैराडे नियम के अनुसार यदि I धारा को T समय के लिए प्रवाहित किया जाता है, यदि I विद्युत धारा को T समय के लिए प्रवाहित किया जाता है, तो उस पर निक्षेपित इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित द्रव्यमान माना W है, तो हम क्या कहेंगे, W किसके समानुपाती होगा, प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित द्रव्यमान, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित द्रव्यमान परिपथ में प्रवाहित धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। क्या कहेंगे हम, फैराडे नियम के अनुसार, फैराडे नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित द्रव्यमान परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा के मान के समानुपाती होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पता है W इस समानुपाती क्या आएगा, I, और W इस समानुपाती T, क्योंकि Q बराबर क्या होता है हमारे लिए IT। I क्या है, विद्युत धारा, T क्या है, टाइम, और ये Q क्या बताता है, मात्रा। ये क्या बताएगा, विद्युत की मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो I धारा T समय के लिए प्रवाहित करते हैं, तो W बराबर IT।
W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT। W किसके समानुपाती हो गया? I और T के। तो यहां पर एक क्या आता है? समानुपाती नियतांक, जिसको हम क्या कहते हैं? Z। जिसको हम क्या कहते हैं? Z। और इस Z का नाम क्या है? विद्युत रासायनिक समानुपाती नियतांक। देखो तुल्यांकी नियतांक की बात करेंगे। अब ये Z क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे यहां W क्या है? पदार्थ की मात्रा या निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, कि हम कहेंगे कि कैथोड या एनोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, कितना ग्राम है, ग्राम में होती है। ये वैल्यू हमेशा हम किस में लिखेंगे? ग्राम में, कि 5 ग्राम 10 ग्राम। उसके बाद में कहूंगा I क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा किसमें? एम्पियर में। T क्या कहेंगे हम? समय है, कितने टाइम तक आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हो। उसके बाद में ये क्या है? Z समानुपाती नियतांक या तुल्यांकी नियतांक हम इसको कहते हैं। अब देखो Z की वैल्यू लिखता हूं मैं। Z की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? M/N और F। क्या है ये? M/N F। यहां पे M क्या है? जो आपका मान लीजिए मैं कह रहा हूं कैथोड पे अगर Cl2 जा रहा है या एनोड पर जो भी हम निक्षेपित हो रहा है, हमारा जो भी निक्षेपित पदार्थ है उसका हम क्या कहते हैं? M बराबर हमारे लिए क्या है? अणुभार। ध्यान रखना, ये अणुभार आपके इलेक्ट्रोलाइट का नहीं है, विद्युत अपघट्य का अणुभार नहीं है, ये निक्षेपित होने वाले पदार्थ का अणुभार है। अभी एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में बताएंगे। उसके बाद में मैं क्या कहूंगा? N हमने कहा है कि ऑक्सीकरण या अपचयन के दौरान काम में आने वाले इलेक्ट्रॉन, परिवर्तन के दौरान इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और लास्ट में हम क्या बात करते हैं? F क्या है? F बोलते हैं हम फैराडे। ये फैराडे है। और कितना होता है? 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम। 1 फैराडे का मान कितना होता है? 96,500 कूलाम। तो देखो, एक हम बात करते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन से बात करेंगे। फैराडे नियम को समझते हैं। फैराडे साहब का प्रथम नियम क्या कहता है? कि मान लीजिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं और मैं ये कहता हूं कि इसमें एक इलेक्ट्रोड आ रहा है क्या बोर्ड में? मैं ये कहता हूं मैं ये कहता हूं इस विलयन में मेरे पास क्या भरा है? NaCl। किसका विलयन है? NaCl का विलयन है। तो पॉजिटिव पे कौन जाएंगे? Cl, ये यहां पे जाएंगे। और नेगेटिव पे कौन आएगा? तो मैं क्या कहूंगा कि हमारे ये कौन सा टर्मिनल हो गया हमारे लिए? एनोड। इस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं? एनोड। और इस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे? कैथोड। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है और कैथोड पर हमारी कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो हम बात करेंगे एनोड पर कौन सी अभिक्रिया है। तो हम क्या कह रहे हैं? एनोड पर हमारे पास क्या जा रहा है? Cl-। तो हम क्या कहेंगे? 2Cl- क्या जा रहे हैं? यहां जा रहे हैं। और क्या बना रहे हैं? Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर मैं क्या कहूंगा कि Na+ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो यहां पे भी हम क्या लेंगे? जब 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, ध्यान रखना दोनों अभिक्रियाओं में
दोनों अभिक्रियाओं में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या रखते हैं, समान रखते हैं। दोनों अभिक्रियाओं में हम क्या रखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं को क्या रखेंगे, समान रखते हैं। मैं क्या कहूंगा कि 2Na+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और क्या बना रहे हैं, सोडियम। हम क्या कहेंगे, सोडियम का निर्माण करते हैं। तो अब मैं ये बात करते हैं कि अब मान लीजिए मैं ये बात कर रहा हूं कि हम क्या कहें कि मैं बात करूं एनोड पर, मान लीजिए हम निकालें कि क्लोरीन गैस की कितनी मात्रा मुक्त होती है। यदि हम क्या कहें, क्वेश्चन में लिखें कि एक ये हमारा सेल है, विद्युत अवघटनीय सेल है जिसमें NaCl विद्युत अपघट्य के रूप में भरा हुआ है, और हम कहेंगे कि 5 एम्पियर धारा को 60 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाता है। हम क्या बात करते हैं कि 5 एम्पियर विद्युत धारा को 60 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाता है। तो एनोड पर मुक्त हुई क्लोरीन गैस की मात्रा ज्ञात कीजिए। हम क्या कहेंगे कि हमारा फॉर्मूला क्या था, W बराबर M/NF × I और T। हमको पता है W निकालना है, तो हमें गिवन क्या क्या है, क्या क्या दिया है, M। क्या क्लोरीन का अणुभार निकाल सकते हैं हम, 71। N कितने इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। F की वैल्यू हमें पता है 96,500 होती है। I बराबर हमको दिया है 5 एम्पियर और टाइम दिया है हमको 60 सेकंड। हम रख देंगे फॉर्मूले में कि W बराबर क्या है, M 71/2 × 96,500 मल्टीप्लाई बाई 5 × 60, जो भी आएगा वो किस में आ जाएगा, ग्राम में। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा कि इतने ग्राम क्लोरीन गैस क्या हुई, यहां पर मुक्त होती है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, एनोड के। ऐसे ही हम किसका निकाल सकते हैं कि कैथोड पर कितने मुक्त हो रहे हैं, कैथोड पर कितने ग्राम सोडियम मुक्त हो रहा है, एनोड पर कितने ग्राम क्लोरीन। कोई जरूरी नहीं है आपको NaCl ही दे, इसके अलावा और कुछ भी दे सकता है। इसके बाद में हम इसकी जब विश्लेषण में पढ़ेंगे कि जैसे कई बार जलीय देगा आपको, कई बार सांद्र देगा, तो यहाँ पे हमारे साथ तो हम बात करेंगे कि हमारे पास NaCl की जगह मान लीजिए NaCl का जलीय विलयन है, हमारे पास क्या हो, NaCl का जलीय विलयन हो, तो उसमें H+ और OH- भी आते हैं। अगर मेरे पास क्या हो, NaCl का जलीय विलयन, तो मैं क्या कहूंगा, यहां पर H+ और OH- भी है। तो अब हम कहते हैं कि कौन सा जाएगा, H+ जाएगा यहाँ पे या Na+ जाएगा। तो इसका जब हम संख्यात्मक इसका विश्लेषण करेंगे तब इस चीज को देखेंगे कि कौन सा हमारा आयन मुक्त होएगा, एनोड पर कौन जाएगा, कैथोड पर कौन जाएगा, यदि विलयन में एक से अधिक धनायन या एक से अधिक ऋणायन है। तो पहला नियम हमको क्या बताता है कि हम कहते हैं कि प्रथम नियम के अनुसार, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान या पदार्थ का भार उसके प्रवाहित धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। कोई दिक्कत? अब हम जब बात करते हैं फैराडे के द्वितीय नियम की, तो प्रथम नियम और द्वितीय नियम में कोई ज्यादा है नहीं अंतर, बस केवल एक छोटा सा चेंज है कि फैराडे साहब क्या कहते हैं कि अगर मैं क्या करूं, 2 या 2 से अधिक सेलों को हम क्या करें, श्रेणी क्रम में जोड़ दें। 2 या 2 से अधिक सेलों को हम किस में जोड़ दें, श्रेणी क्रम में। जैसे एक सेल में ये लेता हूं, और एक सेल हम क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। इनको मैं क्या कर रहा हूं कि मैं श्रेणी क्रम में जोड़ रहा हूं।
ये हमने इसको किस में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। हम क्या कहेंगे कि एक में मैं भरता हूं ZnSO4, एक में मैं किसका विलयन भर रहा हूं, ZnSO4, और एक में मैं क्या भर रहा हूं, CuSO4। एक में मैं क्या भरा, जिंक SO4 का विलयन भर दिया, जिंक सल्फेट का, और एक में कॉपर सल्फेट का विलयन हमने भर दिया। और इसको हमने दोनों सेलों को किस में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। हमने दोनों सेलों को किस में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में। तो अब जो दूसरा नियम है फैराडे साहब का, वो दूसरा नियम क्या कहता है कि हम कहेंगे कि ये हमारे लिए क्या है, एनोड, और ये कैथोड। ये क्या हो गया, एनोड, और ये क्या हो गया मेरे लिए, कैथोड। हम पहले देख के आ चुके हैं कि पॉजिटिव भाग को हम क्या करें, धनावेशित इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहते हैं और ऋणावेशित इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं। कोई दिक्कत इस चीज में नहीं है हमें। तो अब मैं कहता हूं कि यहां पर एनोड पर, और इसमें ये भाग एनोड हो गया भाई। मैं क्या कहता हूं, दोनों सेलों में मान लीजिए एनोड पर या दोनों सेलों में कैथोड पर कोई द्रव्यमान मुक्त होता है, कोई भार, कोई भी आपका पदार्थ क्या होगा, इस पर और इस पर मुक्त होगा। तो हम क्या कहते हैं, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए द्रव्यमानों का अनुपात, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए द्रव्यमानों का अनुपात W1 इसके लिए और W2 इसके लिए, अनुपात उनके तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होता है। हम क्या कहेंगे, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार फैराडे साहब क्या कहते हैं कि इस पर जितना द्रव्यमान मुक्त होगा, इस पर जितना द्रव्यमान मुक्त होगा, उन दोनों का अनुपात इनके तुल्यांकी भारों के अनुपात या तुल्यांकी द्रव्यमानों के अनुपात के बराबर होगा। तो ये कोई नया नहीं है, अभी फर्स्ट लॉ से ही हम ये चीज निकाल सकते हैं। अभी जो हमारा फैराडे का प्रथम नियम था उससे ही हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, और उसी से डेराइव किया हुआ है, उसी से निकाला हुआ है ये चीज। देखो जैसे मैं बात करूं कि किस प्रकार से हम ये बात कह सकते हैं, तो पहले इसके लिए बात कर लें, फिर इसके लिए बात करेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं कि W1 क्या होगा हमारा, W1 बराबर M1 अपॉन N1 अपॉन F I1 और T1। एक बात बताइए, क्या विद्युत धारा दोनों के समान रूप से प्रवाहित है कि इसमें 5 एम्पियर जा रही है तो इसमें भी 5 एम्पियर ही जा रही है? तो ये I की वैल्यू W1 के लिए भी वही होगी और W2 के लिए भी। तो W1 और W2 के लिए क्या होगी, I की मान समान होगा। इसमें अगर 10 सेकंड के लिए जा रही है तो इसमें भी 10 सेकंड के लिए ही जा रही है, तो T1 और T2 का मान भी क्या होगा, समान होगा। अब मैं बात करता हूं कि F1 ये तो वैसे ही 96,500 है, तो क्या ये तीनों चीजें तो समान हो गई, क्या ये तीनों चीजें तो समान हो गई। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों का अनुपात ले लीजिए, W1 अपॉन W2 बराबर M1 अपॉन N1 अपॉन M2 अपॉन N2। तो ये इसका तुल्यांकी भार और ये इसका तुल्यांकी भार, तो W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। ये क्या हो गया, हम क्या कह रहे हैं कि ये किससे आता है, यही तो था फैराडे का द्वितीय नियम। और फैराडे का द्वितीय नियम तो किससे बनाया, प्रथम नियम से। ये केवल नाम है द्वितीय नियम कि अगर मान लीजिए मैं तीसरा एक और सेल लगा दूं, चौथा एक और सेल लगा दूं, तो हम बात कर सकते हैं किसी की भी, W1 की, W2, W3, W4, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सभी सेलों के लिए एक से एक श्रेणी क्रम में जोड़कर निकाल सकते हैं।